हेलो एवरीबॉडी। आज इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स HR, वी ऑल आर अवेयर ऑफ दिस टर्म। HR एक इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट टीम है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। वी विल सी व्हाट इज पर्सनल मैनेजमेंट, क्या उनका फंक्शन है, क्या उनका वर्क है। देन वी विल सी पर्सनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, टाइप ऑफ ट्रेनिंग क्या देते हैं, स्किल डेवलपमेंट क्या करते हैं। देन व्हाट इज द वर्क ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट इन फॉर द एम्प्लॉय, फॉर द वर्कर। आफ्टर दैट हम लोग देखेंगे मॉस्लोज थ्योरी। एक रशियन साइंटिस्ट, एक रशियन फिलोसफर, उनका एक व्यू था, वो देखेंगे। देन वी विल सी सेफ्टी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो कंपनी प्रोवाइड करती है किसी भी एम्प्लॉय को। आफ्टर दैट वी विल सी वेरियस लेजिस्लेशन एंड एक्ट फॉर द एम्प्लॉय in case of safety, like Factory Act and salary wages or any type of dispute between employee worker के बीच में कोई dispute हुआ है अगर, तो उसके लिए कुछ वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है, इंडस्ट्रियल एक्ट है, एंड लास्टली वी विल सी सैलरी एंड वेजेस। सो लेट अस स्टार्ट द ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट। यू कैन सी हियर ए राउंड टेबल कि यहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल इज सिटिंग हियर। यहाँ पर लिखा हुआ है सबका एक एक वर्क। HR एक तरह से टैलेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, गोल्स, स्किल, बेनिफिट्स एंड रिक्रूटमेंट, ऑल दिस प्रोसेसेस आर हैंडल बाय HR डिपार्टमेंट। तो थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कि HR का काम क्या है। व्हाट इज पर्सनल मैनेजमेंट? पर्सनल मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज ऑब्टेनिंग, यूजिंग एंड maintaining satisfied workforce. It is the planning, organizing, compensation, integration and maintenance of people for the purpose of contributing to organization, individual and social goal. It is that part which is primarily concerned with human resource of organization. So PM, personal management, mainly human resource को देखता है। Role of personal manager, it provides assistance to top management. The top management are the people who decide and frame the primary policies of the concern. All kind of policies related to personal or workforce can be framed out effectively by personal manager. He advises the line manager as a staff specialist. Personal manager acts like a staff advisor and assists the line managers in dealing with various personal matters. So this is the role of personal manager. Next, as a counselor, personal manager attends problem and grievance of employees and guide them. He tries to solve them in best of his capacity. Also, PM is like a mediator. He is linking pin between management and workers के बीच में एक mediator का काम करते हैं. As a spokesman, since he is in direct contact with employees, he is required to act as a representative of the organization in committees appointed by government. He represents company in training programs. पर्सनल मैनेजमेंट का फंक्शन देखते हैं तो मैन पावर प्लानिंग है, मेन फंक्शन मैन पावर। सेकेंड इज रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉय का सिलेक्शन, एंड लास्टली ट्रेनिंग। दिस आर द 4 बेसिक फंक्शंस। ये इसके अलावा भी कई सारे फंक्शंस हैं, लेकिन ये बेसिक फंक्शन है। मैन पावर प्लानिंग इज ऑल्सो एज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इसको कहा जाता है। कंसिस्ट ऑफ पुटिंग द राइट नंबर ऑफ पीपल, द राइट काइंड ऑफ पीपल एट द राइट प्लेस at the right time, doing the right things for which they are suited for achievements of goal of the organization. So this is the manpower planning. right place पे right time पे right person को रखना। रिक्रूटमेंट, 2 तरह का रिक्रूटमेंट है। एक इंटरनल रिक्रूटमेंट इज रिक्रूटमेंट विच टेक प्लेस विद इन द कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट आर readily available. Internal recruitment sources are primarily transfers, promotions through internal job posting and re-employment of ex-employees. ये जो
इंटरनल रिक्रूटमेंट है ये बेसिकली व्हेन यू हैव ज्वाइन द कंपनी, उस टाइम हमारा कंपनी से ट्रांसफ़र, एक दूसरे से प्रमोशन एंड री एम्प्लॉयमेंट ऑफ एक्स एम्प्लॉयज, ये एक तरह का इंटरनल रिक्रूटमेंट है. देन external recruitment is external source, like through the advertisement, employment agency, through the education institutions, recommendation and labor contractors के थ्रू कहीं से सोर्स से एक्सटर्नली रिक्रूट करना. दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट. कहीं भी हम बातचीत करने पे कहीं से सुनेंगे कि वी आर गोइंग अंडर इंटरनल असेसमेंट या इंटरनल रिक्रूटमेंट प्रोसेस और इंटरनल प्रमोशन टेस्ट इज गोइंग ऑन, तो वो एक इंटरनल रिक्रूटमेंट का पार्ट है. सिमिलरली एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट तो एक नई एम्प्लॉय का ज्वाइनिंग है. एम्प्लॉय सिलेक्शन, इट इज़ प्रोसेस ऑफ पुटिंग राइट मैन ऑन द राइट जॉब. इट इज़ अ प्रोसीजर ऑफ मैचिंग ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट requirements with the skills and qualification of people. First of all, we know there is a preliminary interview, there is a written test. Employment interviews are very much necessary. It is one of interaction between the interviewer and the potential candidate. It is used to find whether the candidate is best suited for the required job or not. So this is the first step. Then we have the medical examination. After selection, we have the person is checked whether he is physically fit or not. मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद हम उससे एक अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं. अपॉइंटमेंट लेटर, a reference check is made about the candidate selected and then finally he is appointed by a given formal appointment letter. After that there is another role that is called training. Training is the process of enhancing the skill capabilities and knowledge of employees for doing a particular job. कुछ कंपनीज में डायरेक्टली वो एम्प्लॉय को एज ए ट्रेनिंग पीरियड में रखते हैं, और कुछ कंपनीज में ट्रेनिंग के लिए कहीं पर कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भेजा जाता है. तो ट्रेनिंग प्रोसेस का मेनली काम, इट मोल्ड्स द थिंकिंग ऑफ एम्प्लॉयज एंड लीड्स टू क्वालिटी परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज. उनको ढालना मेन काम है. जो भी फ्रेशर हैं या किसी कोई एम्प्लॉय है जो कि फिर नेक्स्ट कोई नया जॉब अगर वो पकड़ा है, तो उनको ढालना बहुत ज़रूरी है अभी के कंपनी के अनुसार. इट इज़ ए कंटिन्यूअस एंड नेवर एंडिंग इन नेचर. वी नो दैट ट्रेनिंग कभी भी रुकता नहीं है, हमेशा चलते रहता है और ये ज़रूरी है. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का फंक्शंस देखते हैं. देन HR एक्विजिशन, HR प्लानिंग करती है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट. HR डेवलपमेंट का काम है, कैरियर प्लानिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट. परफॉर्मेंस एंड कंपनसेशन में परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स एंड बेनिफिट्स, मोटिवेशन एंड मेंटेनेंस, एम्पावरमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी, HR मोबिलिटी, क्रिएटिंग मोटिवेटिंग एनवायरनमेंट. एंड देन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, डिसिप्लिन एंड ग्रीवेंस मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मैनेजमेंट. किसी के बीच में अगर किसी का मतभेद हुआ है तो ये भी डिस्प्यूट का काम HR का फंक्शन है. सो HR फंक्शन सिस्टम, HR रिसर्च, HR अकाउंटिंग, HR ऑडिट, ये सब सारे डिपार्टमेंट में किया जाता है. पर्सनल मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में डिफरेंस क्या है कि मैनेजमेंट ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज स्किल्स, नॉलेज एंड एबिलिटीज. Employees are treated as economic man, as his service are exchanged with salary. Employees are treated as economic, social and psychological man. Employees are viewed as a tool equipment. Employees are treated as resource. So employees are treated as cost center, therefore in management control cost of labor. Employees are treated as profit center, therefore invest in human resource. Employees are used in organization benefit. Employees are used for mutual benefit for organization, employees and family. Personal functions is only auxiliary. HRM is a strategic plan management function. Short term perspective, long term perspective. So this is the difference between the personal management and human resource management. Next is our the development of training. Training and development का पार्ट
ये पर्सनल मैनेजमेंट का काम है to give the training, heart of a continuous effort designed to improve employee competency and organizational performance. Training provides learners with the knowledge and skills needed for their present job. Development, learning that goes beyond today's job and has a more long-term focus, prepares employees to keep pace with organization as it changes and grows. इसके लिए डेवलपमेंट का ज़रूरत है, ट्रेनिंग का ज़रूरत है for making continuous effort to improve employees competency. इंटर्नशिप का एक प्रोग्राम कोई ऑर्गेनाइजेशन कराती है, दैट इज ए ट्रेनिंग अप्रोच वेयर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट डिवाइड टाइम बिटवीन अटेंडिंग क्लास एंड वर्किंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन. ये एक इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है. while doing study we can go for our training part. Excellent means of viewing potential permanent employee at work. इससे हमें पता चलता है कि हम देखते हैं कि किस तरह से वो एम्प्लॉयज़ को ट्रीट किया जाता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय का क्या रोल होता है. स्टूडेंट्स आर इनेबल टू इंटीग्रेट थ्योरी विद प्रैक्टिस. थ्योरी के साथ यहाँ पर एक इंटर्नशिप में प्रैक्टिकल अप्रोच देखा जाता है. देयर इज ऑल्सो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग गिवन बाय सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन. इट combines classroom instruction with on-the-job training, traditionally used in crafts jobs. Apprentice earns less than master craftsperson who is instructor. So apprenticeship हम डायरेक्ट एक तरह का ये ऑन जॉब ट्रेनिंग जैसा होता है, जिसमें हम किसी चीज़ के ऊपर एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देते हैं और एक एज ए क्लास. Next is our leadership and motivation. Leadership is the ability to develop a vision that motivates others to move with passion towards a common goal. So, leadership is a process by which a person influences others to accomplish an objective and directs the organization in a way that make it more cohesive and coherent. So, mainly leadership क्या है? A process of social influence in which one person can enlist the aid and support of others in the accomplishment of common tasks. Leadership is ultimately about creating a way for people to contribute to making something extraordinary happen. So leadership is a process by which person influences there to accomplish an objective and direct the organization in a way that make it more cohesive and coherent. लीडरशिप डेवलप और साथ में एक मोटिवेशन डेवलप, ये पर्सनल मैनेजर्स के अंदर में, HR मैनेजर्स के अंदर का बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है to develop a leadership quality in the employees, in the workers. Then the motivation. Motivation, we all know, a great man is one who can make a small man feel great and perform great. You can see here, जब कोई आगे किसी सीढ़ी पे चढ़ा हुआ है तो पीछे से किसी को सहारा से अगर वो उसको बुलाता है, then he is making effort and showing the way that how he can become a great person. So motivation is a set of force that causes people to engage in one behavior rather than some alternative behavior. इसके कारण से ये हमारा मोटिवेशन ज़रूरी है to give every employee and workman. ये पर्सनल मैनेजर एंड HR मैनेजर्स का इम्पोर्टेंट ड्यूटी है, बट देयर गोल्स आर डिफरेंट. गोल्स हमारा डिफरेंट हो सकता है बिकॉज सर्टेन और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटिवेशन होगा. Managers strive to motivate people in the organization to perform a higher level. We all know this, that performance depends on ability and environment as well as motivation. So performance is the summation of motivation, ability and environment. इन सबको मिलाने पर हमारा परफॉर्मेंस बनता है. So motivation is also important for the performance.
मोटिवेशन दो तरह के होता है, इंट्रिंसिक, एक एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मोटिवेशन दैट मोटिवेट्स ड्राइवन बाय इंटरेस्ट, ये सेल्फ होता है, एग्जिस्ट विद इन द इंडिविजुअल। हर इंडिविजुअल का अपना अपना एक खुद का मोटिवेशन होता है, दैट इज इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन comes from the outside of an individual. Intrinsic motivation defined as self-respect, as accomplishment and personal growth, that is emotional and personal benefit of job itself is known as intrinsic rewards. Intrinsic motivation refers to motivation that comes from inside an individual rather than external or outside rewards such as money or grades. Intrinsic motivation is self-granted and comes with something is meaningful or gives sense of purpose. जैसे कि जॉब कंटेंट, इंडिविजुअल का ग्रोथ, अचीवमेंट, खुद के ऊपर हम अपना ही मोटिवेट करके अपने आप को रखे हैं कि हमें ये पाना है, ये चीज़ इच्छा रखता है, हमें यहाँ पर बढ़ना है, आगे बढ़ना है। दिस इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इज एन एक्शन टेकन बाय अनदर पर्सन, जो आपको मोटिवेट करे, यूजुअली इन्वॉल्व्स एन इंसेंटिव्स और एंटिसिपेशन ऑफ रिवार्ड। किसी तरह का कोई रिवार्ड, मनी या अवार्ड्स के रूप में आपको बढ़ावा दिया जा रहा है, आपका परफॉर्मेंस फीडबैक को आगे देखना, दिस इज द एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। मास्लोज एक रिलेशन साइंटिस्ट ने एक तरह का थ्योरी दिया था, that is specified that there are 5 human needs and that these are arranged in such a way that lower, more basic needs must be satisfied before higher level needs become activated. तो मास्लोज थ्योरी है कि जो भी हर इंसान के अंदर में एक बेसिक नीड है उसको पहले सेटिस्फाइड किया जाए बिफोर हायर लेवल नीड्स। डिफिशिएंसी नीड्स फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी है सोशल नीड्स। ग्रोथ नीड में आता है स्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए HR मैनेजमेंट्स और पर्सनल मैनेजर्स दे गिव ए टाइप ऑफ हायर लेवल नीड्स में क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स टू सेटिस्फाई क्रिएटिव एंड चैलेंजिंग वर्क देना, पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। स्टीम नीड्स job flexibility with autonomy, responsibility of an important job, promotion to higher status job, ये praise and recognition from boss। इस तरह से satisfaction एक एम्प्लॉय का अगर मिलता है, then these are the team needs। lower level needs to satisfy offer। social needs में जानते हैं friendly coworker interaction, pleasant supervisor, ये social needs है। जो एक इंसान के अंदर में ये सारे needs को अगर फॉलो अप करके अगर हम उससे ये सब दे रहे हैं, देन आवर परफॉर्मेंस आर बेटर। सेफ्टी नीड्स में सेफ वर्किंग कंडीशंस, जॉब का सिक्योरिटी, बेस्ट कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स, ये है हमारा सेफ्टी नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स में रेस्ट, फिजिकल कंफर्ट, कुछ रिफ्रेशमेंट, रीजनेबल वर्किंग आवर्स। सो ये एक तरह का हमारा एक हायरार्ची है कि मास्लोज के हिसाब से कि इस तरह से ह्यूमन का बिहेवियर टेंड्स मतलब काम करता है। अगर जैसे हम उनको ये सब चीज़ अगर फुलफिल करते हैं, देन वी हैव ए बेटर परफॉर्मेंस। नेक्स्ट इज आवर एक्सीडेंटल एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। एक्सीडेंट हम जानते हैं कि ये एक तरह का जुड़ा हुआ है हर इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन के साथ कि एक एक्सीडेंटल सेफ्टी पार्ट को हमें लेके चलना पड़ता है। एक्सीडेंट is a unplanned and unexpected occurrence that interrupts the work activities and they may or may not result in injury or loss of assets. Safety state of mind for awareness of injury। सेफ्टी एक स्टेट ऑफ माइंड है। एक्सीडेंटल का कॉजेंस हम यहाँ देख रहे हैं कि किस कारण से एक्सीडेंट हो सकता है। मे बी मटेरियल, में इन्वायरमेंट, पर्सनल, मैनेजमेंट एंड टास्क। ये 5 तरह से हमारा हो सकता है एक्सीडेंट्स। पॉसिबल कॉज, टास्क में क्या हो सकता है, क्या ये टास्क सेफ था,
काम करने के लायक था, हैड द कंडीशन चेंज टू मेक द नॉर्मल प्रोसीजर अनसेफ, वेयर द एप्रोप्रिएट टूल्स एंड मटेरियल्स अवेलेबल, वेयर दे यूज्ड। तो टास्क को परफॉर्म, कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए अगर ये सब चीज़ को ध्यान में रखा गया है तो फिर एक्सीडेंट के चांसेस कम है। जिस तरह से मटेरियल में है कि क्या इक्विपमेंट फेलियर का चांसेस है वहाँ पर, व्हाट कॉजेज टू फेल, वाज द मशीनरी पोरली डिजाइन, मटेरियल में मशीन भी आएगा, क्या वो मशीन ठीक से काम नहीं कर रहा था या फिर हैजार्डियस सब्सटेंस इन्वॉल्व था, कोई केमिकल सब्सटेंस मटेरियल जो रिस्की है, वेयर द क्लियरली अनडिफाइंड। तो ये सब रिस्क पैदा कर सकता है फॉर कॉजिंग एक्सीडेंट। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट है हमारा कि वेदर कंडीशन कैसा था, पुअर हाउसकीपिंग, साफ़ सफाई नहीं रखना, क्या गर्म ज़्यादा ठंडा ज़्यादा था, क्या ये नॉइजी प्रॉब्लम था या कुछ लाइट का प्रॉब्लम था। सो एक तरह का हम लोग एक फॉर्मुलेशन कर रहे हैं यहाँ पर कि किस किस की वजह से एक एक्सीडेंट अगर होने का चांसेस है। पर्सनल में वेयर वर्कर्स पर एक्सपीरियंस इन वर्क बीइंग डन, क्या पहले से वहाँ पे कोई वर्क नया काम किया या एक्सपीरियंस था उस काम का, हैड दे बीन एडिक्वेटली ट्रेंड, ट्रेनिंग क्या अच्छा से दिया गया था, कैन दे फिजिकली डू दी वर्क, व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ देयर हेल्थ, वेयर दे टायर्ड। सो दिस कम्स अंडर द पर्सनल मैटर। इसके अंदर में हम देखते हैं ये सारी बातें जो कि एक्सीडेंट को कॉज कर सकती है। मैनेजमेंट का पार्ट क्या है कि वाज सेफ्टी रूल्स कम्युनिकेटेड टू अंडरस्टूड बाय ऑल एम्प्लॉयज, वेयर रिटर्न प्रोसीजर अवेलेबल, वेयर दे बीइंग इन्फोर्स्ड। सो ये बातें मैनेजमेंट के अंडर में आती है कि क्या ये सारी बात जो भी काम करने का जो तरीका था, जो भी उस जगह का प्लानिंग क्या सबको बताया गया था सही से, क्या वहाँ पर प्रोसीजर सबके पास अवेलेबल था कि क्या करना है, कहीं उनको इन्फोर्स कोई ज़बरदस्ती काम तो नहीं दिया गया। सो दीज आर दी टाइप्स एंड कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट्स। नेक्स्ट इज आवर द एक्ट्स, सेफ्टी एंड इंडस्ट्रियल एक्ट्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एक्चुअली इन इंडिया फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 में एप्लीकेबल था सिर्फ 100 वर्कर्स के लिए। 1891 में another Factories Act was passed extend to the factory employing 50 or more workers। तो पहले 100 से बढ़ाकर और 50 किया गया। Regarded as one of the novel and comprehensive labor legislation which is in force in our country, covers all the aspect relating to workers employed in factories। So factories क्या है कि एक तरह का हमारा फैक्ट्री एक तरह का सोशल पार्ट है, वर्किंग का सोसाइटी है वो, यहाँ पे सिर्फ काम किया जाता है। तो उसके अंदर में भी हमारे साथ कुछ भी अगर गलत होता है, सो वी आर टू गो थ्रू दी सर्टेन एक्ट, उस एक्ट के थ्रू हम वहाँ पे काम करेंगे। इस फैक्ट्रीज एक्ट में क्या क्या कवर किया जाता है, सिक्योर्स सेफ्टी और हेल्थ का देखा जाता है, रेगुलेट्स वर्किंग आवर्स, इंश्योर्स एनुअल लीव विथ वेजेज एंड प्रोवाइड्स एडिशनल प्रोटेक्शन फ्रॉम IRDS प्रोसेस। एडिशनल में प्रोटेक्शन टू वुमेन वर्कमैन, प्रोविज़न ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन। सब प्रोविज़न है बच्चों को काम में नहीं देना, ये फैक्ट्रीज के एक्ट है। ये सभी चीज़ को ध्यान में रखना। इसके अंदर शेड्यूल्स हैं, पहला प्रिलिमिनरी है, देन इंस्पेक्टिंग स्टाफ, देन हेल्थ सेफ्टी प्रोविजंस रिलेटेड टू हैजार्डियस। हैजार्डियस मीन्स कोई भी डेंजरस जो कि हेल्थ के लिए खराबी है। वेलफेयर, वर्किंग आवर्स ऑफ एडल्ट्स, एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन, एनुअल लीव विथ वेजेज, स्पेशल प्रोविजंस, पेनाल्टीज एंड सप्लीमेंटल। दीज आर द चैप्टर्स। इसके अंडर में फैक्ट्रीज एक्ट के ये सारे चैप्टर्स के अकॉर्डिंग हमारा साथ कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम हमारे साथ ऐसा हुआ, अगर एम्प्लॉयमेंट की वजह से या कुछ पेनाल्टीज़ या फिर एनुअल लीव की वजह से वेज नहीं दिया जा रहा, देन अकॉर्डिंग टू चैप्टर 7, चैप्टर 8 ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट, उसके अंडर में हम लॉ फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आवर एम्प्लॉयमेंट स्टेट, ESI एक्ट होता है, ये भी हमारे
काम को देखते हुए ही ये एक्ट बनाया गया टू प्रोवाइड फॉर सर्टेन बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉयज इन केस ऑफ सिकनेस, मैटरनिटी एंड एम्प्लॉयमेंट इंजरी एंड टू मेक प्रोविजंस फॉर रिलेटेड मैटर्स। तो मेनली ये हमारे साथ हेल्थ का प्रॉब्लम के इशू जो हो रहा है वो ESI देखती है। ESI स्कीम इज इंटीग्रेटेड मेजर ऑफ सोशल इंश्योरेंस, एक तरह का ये सोशल इंश्योरेंस दे रही है। कम टू लाइफ थ्रू एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 में ये लॉन्च हुआ एंड डिजाइन टू कंप्लीट द टास्क ऑफ प्रोटेक्टिंग एम्प्लॉयज एज डिफाइंड इन ESI एक्ट अगेंस्ट द हैजार्ड ऑफ सिकनेस के अकॉर्डिंग, मैटरनिटी में, डिसेबलमेंट या डेथ ड्यू टू एनी इंजरी। सो फुल मेडिकल केयर इंश्योर्ड, मेनली जो ESI का काम है वो है फुल मेडिकल केयर गिवन टू एम्प्लॉयज। सो मेनी कंपनीज ESI के अकॉर्डिंग में उनके साथ वो मिलकर काम करती हैं। कई सारे एम्प्लॉयज़ को हम ESI में जोड़ते हैं, उसके एक्ट के अकॉर्डिंग उनको हर तरह का बेनिफिट दिया जाता है। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स ऑफ ESI में है मेडिकल बेनिफिट, सिकनेस बेनिफिट, मैटरनिटी में, डिसेबलमेंट, अगर कुछ भी कारण से कोई आपका विकलांगता आ जाना, डिपेंडेंट्स बेनिफिट फ्यूनरल में या अदर बेनिफिट्स में, ये काम करती हैं ESI। ये ध्यान में रखना है कि ये भी हमारे अगर एम्प्लॉई हैं अगर हम, तो हमारे साथ क्या क्या चीज़ जुड़ा हुआ है, हम क्या क्या चीज़ में हमारे साथ कई सारे एक्ट और लेजिस्लेशन बने हुए हैं, सर्टेन रूल्स हैं। अगर हम उसको फॉलो करते हैं देन वी आर टोटली सेफ एंड प्रोटेक्टेड। नेक्स्ट इज आवर वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट है। दिस इज ऑल्सो फॉर वर्कमैन। ये 1923 इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है। इट एम्स एट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू वर्कमैन and their dependents in case of accidental injury by means of payment of compensation. So बात नाम से पता चल रहा है कॉम्पनसेशन एक्ट है, मतलब कि किस तरह का कॉम्पनसेट कर देना। अगर किसी तरह का मेजर एक्सीडेंट या इंजरी होता है दैट टाइम दिस एक्ट विल हेल्प द एम्प्लॉयज़ फॉर गिविंग देम एक्सीडेंटल बेनिफिट्स। अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग में द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन पेबल टू ए वर्कमैन डिपेंड्स ऑन किस तरह का इंजरी हुआ, मंथली वेज कैसा था, रेलिवेंट फैक्टर इज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 4 फॉर वर्किंग आउट द लम्प सम अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन। देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन एन एडल्ट एंड ए माइनर वर्कर विद रिस्पेक्ट टू द अमाउंट ऑफ कंसेशन। तो कॉम्पनसेशन का बराबरी का हक है और ये सबको दिया जाएगा। सो दिस इज और उसके बाद आता है हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। क्योंकि इंडस्ट्रीज में एक बताया मैंने कि एक सोशल वर्किंग सोसाइटी है, एक तरह का वर्किंग सोसाइटी, एक डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल है वहाँ पर। तो एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर्स या एम्प्लॉयज़ या वर्कमैन और वर्कमैन के बीच में अगर किसी तरह कोई कंसर्न या डिस्प्यूट होता है देन अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट हम उसके लॉज के फॉलो करेंगे। Industrial disputes may be said to be disagreement or controversy between management and labor with respect to wage, working condition, other employment matters or union recognition. So as per section 2 of Industrial Dispute Act 1947, industry means any systematic activities carried on by corporation between an employee and his workman for the production, supply or distribution of goods and services with a view ऑफ सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स और नीड्स। ये इसके अंदर में एक इंडस्ट्री का टर्म दिया गया है कि कोई भी ऐसा काम अगर हो रहा है जिसमें गुड्स एंड सर्विस को प्रोवाइड किया जा रहा है देन इट कम्स अंडर द इंडस्ट्री। और इंडस्ट्री के अंदर टर्म आते ही उसके अंदर कोई डिस्प्यूट होता है तो इसके अकॉर्डिंग वो एक्ट के अकॉर्डिंग काम करेगा। देयर आर सर्टेन एजुकेशन इन इंडिया जो कि 3 टाइप्स एजुकेशन है। लेबर कोर्ट है हमारे पास, ट्राइब्यूनल कोर्ट है जो स्टेट, ये दोनों स्टेट के अकॉर्डिंग काम करता है, ये स्टेट लेजिस्लेशन है। दिस इज द नेशनल ट्राइब्यूनल फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। सो वी हैव द सेफ्टी एंड सिक्योरिटीज लॉज ऑल्सो। हम लोग कहीं पर अकेले नहीं हैं। अगर एम्प्लॉय बनते हैं तो ये नहीं सोचना है कि कुछ हो जाएगा तो हमारे साथ क्या
होगा आगे पीछे. फॉर दैट वी हैव ऑलरेडी कई सारे एक्ट हमारे पास हैं जिसकी मदद लेकर हम अपना काम करा सकते हैं. नेक्स्ट इज आवर सैलरीज के बारे में. सैलरीज एंड वेजेस. Salaries we know are fixed periodical payments made to person doing or engaged in manual work, white collar job, whereas wages are payments for manual work that are usually temporary or casual in nature, that is blue collar jobs. So ये दो एक तरह का वेज है और एक सैलरी है. वेजेज आर फिजिकली यूजुअली कैलकुलेटेड बाय द नंबर ऑफ डेज द पर्सन हैज रेंडर्ड सर्विस. तो वेज जानते हैं डेली बेसिस, आवरली बेसिस, कैजुअल, कभी काम में ज़रूरत पड़ा तो ले लिए, कभी फिर हटा दिए. सैलरी फिक्स्ड एम्प्लॉयज़ पेमेंट है जो हमेशा एक फिक्स मंथ में चलता रहता है. तो इधर को तरह का सैलरी एंड वेजेज का डिफिनेशन है. वेजेज एंड सैलरीज आर टिपिकली पेड डायरेक्टली टू एन एम्प्लॉय इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन कैश इक्विवेलेंट सच एज बाय चेक और डायरेक्ट डिपॉजिट टू द एम्प्लॉयज बैंक अकाउंट. Alternatively, all or a part may be paid in various other ways, such as payment in kinds in the form of goods or service provided to the employee, such as food and board. तो ये था सैलरीज और वेजेस के बारे में. So altogether we have seen various part of HR मैनेजमेंट एंड पर्सनल मैनेजमेंट का काम, किस तरह से क्या क्या चीज़ को हैंडल करना, क्या क्या चीज़ उसमें आता है. वी हैव सीन द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ HR, स्टाफिंग पार्ट, उनका डिफिनेशन, उनका फंक्शन देखा हमने क्या क्या फंक्शन है. पर्सनल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का पार्ट देखा, टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, उनका स्किल डेवलपमेंट, इंटर्नशिप कराना, लाइक दिस. लीडरशिप एंड मोटिवेशन पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन. ये पार्ट को पूरी तरह से HR मैनेजमेंट ठीक करती हैं. मोटिवेशन के पार्ट में हमने मास्लोज का थ्योरी देखते हुए हर इंसान के अंदर क्या क्या एक बेसिक नीड है उसको देखते हुए ध्यान में वी आर डूइंग द टाइप ऑफ गिविंग द टाइप ऑफ मोटिवेशन फॉर ओनली फॉर बेटर परफॉर्मेंस. फिर सेफ्टी मैनेजमेंट देखा, कॉज ऑफ एक्सीडेंट देखा, रिस्क क्या है जुड़ा हुआ, किसके कारण से एक्सीडेंट होता है. उसके बाद वेरियस लेजिस्लेशन एंड एक्ट देखा जिसमें इंडस्ट्री एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, ESI, फिर वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है. उसके बाद हमने देखा सैलरीज एंड वेजेज किस तरह से ये दिए जाते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉमन सर HR ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. सो आई थिंक आपको कुछ समझ में इसमें आया होगा इस पार्ट से कि HR का कितना बड़ा रोल होता है किसी भी इंडस्ट्रीज़ में. Thank you for giving time. Next we will see our next chapter.